नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर केदारनाथ में राहत और बचाव का काम पूरा हो गया है। केदारनाथ ऑपरेशन पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जानकारी दी है और सीएम ने बताया कि ऑपरेशन पूरा हो गया है। करीब 12,000 लोगों को केदार घाटी से निकाला गया है। आज मौसम ठीक होने के बाद चिनूक और MI-17 से भी राहत अभियान चलाया गया और फाइनली 31 जुलाई को आई आपदा के बाद आज राहत कार्य पूरा हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद दिया है और केंद्र की मदद के लिए आभार जताया है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद केदार घाटी जाएंगे और वहां का जायजा लेंगे। सीएम धामी अफसरों की टीम के साथ केदारनाथ जाएंगे। सीएम ने कहा है कि अब पूरा फोकस जल्द से जल्द रूट तैयार करने और यात्रा को फिर से शुरू करने पर है। केदारनाथ का रेस्क्यू अभियान लगभग कंप्लीट हो गया है और एक बड़ी संख्या जो देश भर के श्रद्धालुओं की थी उनको सुरक्षित निकाला जा चुका है। हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू अभियान किया गया है। राज्य के भी हेलीकॉप्टर लगे थे। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि भारत सरकार की तरफ से चिनूक हेलीकॉप्टर, MI ये सभी हमको उपलब्ध हुए, जिसके कारण से हम सुरक्षित निकाल पाए। और अब हमारा पूरा फोकस है कि जल्दी से जल्दी जो मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, भूस्खलन के कारण से जहां सड़क पूरी तरह से प्रभावित हो गई है, बह गई है, बिजली की लाइनें, पेयजल की लाइनें, दूरसंचार की लाइनें, उनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, उनका पुनर्निर्माण का काम किया जाए। केदार घाटी में आई आपदा के बाद केदारनाथ यात्रा को लेकर सबसे बड़ी खबर है। अगले 2 हफ्ते में यात्रा को फिर से शुरू करने की बड़ी तैयारी हो रही है। सीएम धामी के निर्देश के बाद आज आपदा प्रबंधन सचिव विनोद सुमन, PWD सचिव पंकज पांडे और गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने केदार घाटी का दौरा किया और उसके बाद केदारनाथ यात्रा शुरू करने का मेगा प्लान बनाया गया है। अब इसके लिए क्या क्या होने जा रहा है वो आपको बताते हैं। केदारनाथ, गरुचट्टी और लिंचोली के बीच जो पुराना रास्ता था वो इस बार बारिश से प्रभावित नहीं हुआ है, तो उसे वैकल्पिक रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया गया है और इसके साथ ही 10 फोल्डिंग ब्रिज भी तुरंत चिनूक के जरिए केदारनाथ तक भेजे जाएंगे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच अस्थायी रास्ता बनाने के लिए तुरंत काम दिया जा रहा है और हर साइट पर इंजीनियर तैनात किए जा रहे हैं। जंगल चट्टी और घोड़ा पड़ाव समेत कुल 29 साइट्स पर एक साथ काम शुरू होगा। हर साइट पर कम से कम 10 मजदूर होंगे और जरूरत पड़ने पर मजदूरों को बढ़ाया जाएगा। बिजली की लाइन, पोल और ट्रांसफार्मर को भी तुरंत ठीक करने के लिए काम शुरू हो गया है। तो पूरे रूट पर 500 से ज्यादा मजदूर तैनात किए जाएंगे। केदारनाथ यात्रा के लिए मेगा प्लान बनाया गया। गरुचट्टी वाला रूट इस्तेमाल हो सकेगा। पुराने रूट के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। केदारनाथ यात्रा को अगले 15 दिन में फिर से शुरू करने की तैयारी है और इसके लिए पुराने रूट का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि जिस रूट से अभी पैदल यात्रा चल रही थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हालात ये हैं कि करीब 70% पैदल रास्ता तबाही के आगोश में है। केदारनाथ और केदारनाथ ट्रैक पर जब 10,000 से ज्यादा यात्री मौजूद थे, तब 31 जुलाई की रात को हुई मूसलाधार बारिश ने केदारनाथ पैदल ट्रैक पर भीषण तबाही मचा दी। गनीमत रही कि वक्त रात का था, वरना दिन के समय हजारों यात्रियों की जान पर बना दी। आपदा के बाद केदारनाथ पहुंचे लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने शासन को जो रिपोर्ट भेजी वो इस तबाही को बयान करने के लिए काफी है। रिपोर्ट के मुताबिक 16 किलोमीटर का ये पैदल रास्ता 21 जगह पूरी तरह ध्वस्त हुआ है। ध्वस्त हुए हिस्से की कुल लंबाई 11 किलोमीटर है, यानी करीब 70% रास्ता बर्बाद हो गया। गौरीकुंड में घोड़ा पड़ाव के पास 15 मीटर ट्रैक पूरी तरह वॉश आउट हो गया। जंगल चट्टी के पास 2 जगह रास्ता ध्वस्त हुआ। एक जगह 70 मीटर, दूसरी जगह पर 10 मीटर हिस्सा पूरी तरह खत्म। भीमवली से रामबाड़ा के बीच 4 जगह रास्ता पूरी तरह ध्वस्त हो गया।
इसमें 3 पुल भी बह गए। रामबाड़ा से छोटी लिंचोली के बीच 5 जगह रास्ते का नामो निशान मिट गया है। 21 जगहों पे हमारा ट्रैक जो है फुल्ली ब्रीच हो गया है और 2 पैदल पुल हमारे जो है वो पूरी तरह से वॉश आउट हो गए हैं। और कुल अगर लेंथ वाइज देखेंगे तो 16 किलोमीटर के ट्रैक में मोटा मोटा एवरेज 11-12 किलोमीटर का ट्रैक हमारा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। लोक निर्माण विभाग अब युद्ध स्तर पर पैदल ट्रैक के निर्माण में जुट गया है। पहली प्राथमिकता 2 फीट चौड़ा ट्रैक तैयार करने की है ताकि जरूरी सामान पहुंचाने के लिए रास्ता बनाया जा सके। इसमें भी कम से कम 10 दिन का वक्त लग सकता है। इसी रास्ते को बाद में 6 फीट चौड़ा किया जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 40 दिन का समय लगेगा। अब पीडब्ल्यूडी ने सभी डिवीजन के गैंगमैन को केदारनाथ बुला लिया है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है कि एक ट्रैक 2 फीट का ट्रैक हम ऐसा कर सकें जो एसेंशियल चीज़ों का मूवमेंट और कम्युनिकेशन हो सके। तो उसके बाद ही जो है इस वीक एंड तक हम टोटल मॉनेटरी लॉस असेस कर पाएंगे। केदारनाथ में तबाही सिर्फ यहीं तक नहीं है। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड के बीच नेशनल हाईवे भी 5 जगह बर्बाद हो चुका है, जिसमें 50 मीटर का हिस्सा ऐसा है जो वॉश आउट हो गया है। सोमवार को पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने भी केदारनाथ पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि जल्द रास्ता बनकर तैयार किया जाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। केदारनाथ घाटी में आई आपदा के बाद हजारों की संख्या में श्रद्धालु अलग अलग जगह पर फंस गए थे, जिनका रेस्क्यू करने के लिए भले ही एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीम लगी हो, लेकिन इन्हीं जवानों और फंसे हुए यात्रियों की मदद करने आर्मी से रिटायर्ड जवान जितेंद्र भी पहुंचे। जितेंद्र केदार घाटी के रामपुर के रहने वाले हैं। जितेंद्र ने कई दुर्गम रास्तों से यात्रियों को अपने कंधों पर उठाकर रास्ता पार कराया। करीब 100-150 आदमी को करीब 100-150। तो ये कैसे आपको मतलब कैसे आपको पता चला कि इन इलाकों में ये फंसे हैं? यहाँ पता चल जाता है सर। कंधे में लेके आए, रस्सी उनके रस्सी लगा रखी थी, उनके साथ हमने हेल्प किया है। फिर जहाँ पर हमको जो दिखा, छोटे बच्चे, ज्यादातर मैं छोटे बच्चों को ले आया हूँ और जो बुजुर्ग आदमी में महिलाएं वगैरह हैं उन लोगों को हमें लेके आए ऊपर से अपने पीठ में। केदार घाटी के ऑपरेशन में स्थानीय लोगों ने प्रशासन की काफी मदद की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों के काम की सराहना की है। सीएम धामी ने कहा कि स्थानीय लोगों के साथ बीकेटीसी के पदाधिकारी सदस्य के साथ तीर्थ पुरोहित समाज और जीएमवीएन के कर्मचारियों ने पूरा सहयोग किया, जिसकी वजह से आपदा की वजह से होने वाले बड़े नुकसान को रोका जा सका। वहीं फंसे हुए लोगों ने राहत अभियान के लिए सीएम धामी को धन्यवाद दिया। हम 31 तारीख को बाबा केदारनाथ के वहाँ पहुँच गए थे। तब से लेके आज 5 तारीख है, तब तक वहाँ पे जो भी सुविधा हमें मिली उनका मैं अपने दिल से बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। हम गंगोत्री से केदारनाथ पैदल यात्रा करके केदारनाथ पहुँचे थे। 1 तारीख को वहाँ पर रास्ते में जो भी वो हुआ आपदा आई, लैंडस्लाइड हुआ, उसके कारण हम नीचे नहीं जा सके और 4-5 दिन हमने सरकार की व्यवस्था जो थी उसमें हमने अपना बोले हैं। जो हम आए हैं धीरे धीरे करके सब आने लग रहे हैं। पहले भी आ चुके हैं नीचे, जो खतरा था ऊपर, और बहुत ही अच्छा लगा इंतजाम सरकार के द्वारा। देहरादून में सीएम धामी ने सूचना विभाग की समीक्षा मीटिंग ली, जिसमें पत्रकार कल्याण कोष की धनराशि बढ़ाई गई। इसमें 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। मान्यता प्राप्त पत्रकारों का कोटा भी बढ़ाया गया है। तहसील स्तर के पत्रकारों को भी मान्यता मिलेगी। साथ ही सोशल मीडिया की पॉलिसी भी सरकार बदलेगी। कोष आज 5 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। ब्लॉक स्तर तक हम मान्यता देने के लिए आगे काम करने जा रहे हैं। जो कोटा है मान्यता प्राप्त पत्रकारों का उसको बढ़ा रहे हैं और ग्रुप इंश्योरेंस को भी जो है परीक्षण करके उसको भी लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं, तो इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने वक्फ एक्ट संशोधन बिल लाने का स्वागत किया है। शादाब शम्स का कहना है कि इससे बेलगाम वक्फ बोर्ड पर लगाम लगेगी। जो लोग एक्ट में संशोधन का विरोध कर रहे हैं उन्होंने इसे अपनी बकौती समझ लिया है। शादाब शम्स ने उत्तराखंड का जिक्र करते हुए कहा कि बोर्ड गरीबों को
मदद पहुंचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे लूट खसोट का अड्डा बना दिया है। शादाब शम्स ने कहा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है तो वो वक्फ बोर्ड है। वक्फ एक्ट आने से कहीं ना कहीं जो बेलगाम वक्फ बोर्ड हो गया है उसके ऊपर लगाम लगेगी और ये देश हित में है, ये न्याय हित में है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से इसका लगातार विरोध किया जा रहा है, जो लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे वो ओवैसी साहब हों या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या बहुत तथाकथित मुसलमानों के ठेकेदार हों, मुझे लगता है कि उन्होंने इसे अपनी बपौती समझ लिया है। उत्तराखंड कांग्रेस में नेताओं के चेहरे दिखते हैं, लेकिन इन चेहरों में ऐसी महिला नेता नजर नहीं आती जो पार्टी का बड़ा चेहरा हो। सीनियर नेता इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद प्रदेश लेवल पर यह कमी पार्टी को 2027 में भारी भी पड़ सकती है। देखिए हमारी रिपोर्ट। कांग्रेस को 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ना है। उत्तराखंड में आधी आबादी का वोट हासिल करना है, लेकिन उसी कांग्रेस में कोई महिला चेहरा नजर नहीं आता जो लीड करता दिखे। ऐसी महिला नेता जो जनता को स्वीकार हो और जिसकी गिनती राज्य के सीनियर नेताओं में होती हो। केदार पद यात्रा में महिला चेहरे की कमी साफ नजर आई, जबकि पहाड़ों में महिलाओं का वोट सबसे अहम है। जून 2021 में इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद पार्टी के पास बड़ा महिला चेहरा नहीं है, जो तब नेता विपक्ष थी। हरीश रावत सरकार के वक्त मनोरमा डोबरियाल शर्मा को राज्यसभा सांसद बनाया गया, लेकिन कुछ महीने बाद ही उनका निधन हो गया। हरीश रावत सरकार में ही विधायक रही रेखा आर्य बीजेपी में शामिल हो गईं, जो अब धामी सरकार में अकेली महिला मंत्री हैं। 2022 चुनाव से पहले कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य भी बीजेपी में शामिल हो गईं। हालांकि कांग्रेस में बड़े चेहरे के तौर पर पहचान नहीं मिल पाई। कांग्रेस में इस वक्त 2 महिला विधायक हैं, अनुपमा रावत और ममता राकेश। तो महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला है। लेकिन सवाल है कि बड़े महिला चेहरे की कमी को कौन पूरा करेगा। इंदिरा हृदयेश महिलाओं की इस प्रदेश की सबसे बड़ी लीडर रही हैं और अब आने वाली पीढ़ी में नई महिलाएं जो कांग्रेस में, पार्टी में, संगठन में बढ़ चढ़ कर आज काम कर रही है। मुझे लगता है कि 2027 में आप देखेंगे कि उत्तराखंड में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो आपको और बढ़कर मिलेगा। उत्तराखंड में करीब 80 लाख वोटर हैं, जिनमें 50% महिलाएं हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टी होने के साथ कांग्रेस के लिए चुनौती महिला वोटर्स को खींचने की है और महिला वोटर्स को जोड़ने के लिए पार्टी को मजबूत महिला नेता की जरूरत है। वहीं जरूरी ये भी है कि पार्टी के बड़े नेता महिला नेताओं को जगह दें। यदि कांग्रेस को 2027 में तख्ता पलट करना है तो महिलाओं को बड़े पैमाने पर अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। युवा जुड़ेंगे क्योंकि बेरोजगारी और बढ़ेगी, युवा फिर कांग्रेस की तरफ, क्योंकि हमारे पास ही उसका सॉल्यूशन है। कांग्रेस 2017 से राज्य की सत्ता से बाहर है और 2027 में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। पार्टी में बड़े नेता जरूर हैं, लेकिन महिला नेताओं की कमी पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। ऋषिकेश के पास मुनि की रेती में सोमवार सुबह एक बेकाबू ट्रक ड्राइवर ने ट्रक पर कंट्रोल खो दिया और रोड के एक सिरे से दूसरे सिरे पर जा पहुंचा। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस के अनुसार इस घटना में 5 लोगों को चोट आई है, जिनको ऋषिकेश एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी खोजबीन में पुलिस लगी हुई है। देहरादून रेलवे स्टेशन के बाहर टैक्सी स्टैंड संचालकों और सेना के जवानों में मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रेन से लौट रहे सेना के जवानों की टैक्सी स्टैंड संचालकों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद सादी वर्दी में सेना के जवानों ने टैक्सी स्टैंड के ऑफिस में घुसकर वहां मौजूद कर्मचारियों की जमकर पिटाई कर दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। टैक्सी एसोसिएशन द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई है। उधर रेलवे के कैंपस में टैक्सी स्टैंड पर हुए इस बवाल के बाद रेलवे प्रशासन ने टैक्सी एसोसिएशन को नोटिस देकर 7 दिन के भीतर रेलवे कैंपस से पार्किंग और ऑफिस को हटाने के लिए कहा है। ये पूरा मामला शनिवार का बताया जा रहा है।
आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में 24 गांव के लोग आंदोलन कर रहे हैं। गांव को नगर पालिका में शामिल करने का गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। गांव के लोगों का आरोप है कि बिना गांव को सूचना दिए हुए ही गांव को नगर पालिका में शामिल करने की प्लानिंग कर दी गई। इसका अब गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी गांव के लोगों के विरोध का समर्थन किया है। लोग नगर पालिका का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ग्राम पंचायतों को जो नगर पालिका में मिलाने का काम कर रहे हैं, ये सरकार बहुत ही गलत काम कर रही है। क्योंकि ना आज तक ग्राम प्रधानों से, ना बीटीसी मेंबरों से, ना जिला पंचायत सदस्यों से किसी के पास एक प्रस्ताव तक नहीं आया कि आप सम्मिलित होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। अभी सरकार फिर इन गाँव को शहर में शामिल करना चाह रही है और हमारा ये कहना है कि बिना गांव के लोगों को, ग्रामीण के चाहे सम्मानित प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत, गांव के लोगों को विश्वास में लिए हुए इस ग्रामीण क्षेत्र को शहर में सम्मिलित नहीं किया जाना है, नगर निगम में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। स्वागत है। ब्रेक के बाद कुख्यात वन तस्कर लखविंदर सिंह उर्फ लक्खू को वन महकमे ने धर दबोचा है। लखविंदर पर तराई के जंगलों में कई पेड़ काटने के आरोप हैं। बाजपुर के पास इटव्वा गांव के रहने वाले इस शख्स को वन विभाग लंबे समय से तलाश कर रहा था, लेकिन इतना शातिर है कि हमेशा विभाग की आंखों में धूल झोंक कर निकल जाता था। हालांकि इसके दो सहयोगी अभी भी विभाग को चकमा देकर भाग निकले। एक ये लखविंदर सिंह उर्फ लक्खू है, ये काफ़ी पुराना तस्कर है और लगातार घटनाएं करता रहा। हम लोग काफ़ी समय से इसके पीछे थे। चोरी लगातार ये लेकिन हाथ नहीं आ रहा था। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई, ये कहीं पर मिला बैठा हुआ है, तो वहां पर जाकर के छापा मार के इसको। नैनीताल के कैंची धाम के कायाकल्प की तैयारी है। मानसखंड के तहत यहां मल्टी स्टोरी पार्किंग के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। तो मेडिटेशन सेंटर और ओम पुल पाथवे पार्क निर्माण का काम शुरू होने हैं। वहीं पार्किंग स्थल के ऊपर हेलीपैड भी तैयार किया जाना है। इन विकास कार्यों पर कुल 28 करोड़ से ज्यादा का काम किया जाना है। टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। विभाग के द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। अभी हमारा जो प्रयास है, अगले मेले से पहले जो भी आवश्यक जन सुविधाएं हैं, जिसमें पार्किंग है और अन्य व्यवस्थाएं हैं, पुल है, वैकल्पिक, ये सब व्यवस्थाएं अगले मेले से पहले हम लोग पूर्ण कर लें, ताकि जो भीड़ रहती है और उसकी वजह से अव्यवस्था की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, वो चीजें उत्पन्न ना हो। रुड़की में हरियाली तीज का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। महिलाएं जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं, जिसमें महिलाएं नाच गाने के साथ झूला भी झूलती हैं। साथ ही मेहंदी, डांस सहित कई तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। महिलाओं का कहना है कि तीज के त्यौहार में पति की लंबी आयु के लिए 16 श्रृंगार के साथ हरे कलर की ड्रेस पहनते हैं, जो कि सावन को दर्शाता है। आज हम यहाँ तीज का त्यौहार मनाने एकत्रित हुए हैं और तीज का त्यौहार बहुत ही पावन त्यौहार है, जो कि सावन माह में मनाया जाता है और सभी स्त्रियाँ इस त्यौहार को मनाती हैं। इस त्यौहार पे हम शिव जी और पार्वती जी का आह्वान करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तीज का त्यौहार है, इसमें हम महिलाएं इतनी उत्साहित होती हैं। एक तो इसमें हम ग्रीन कलर के कपड़ों पहनते हैं, सजते हैं, संवरते हैं। इसकी हम तैयारियां 15 दिन से पहले ही करने लगते हैं। हमारे मायके से हमारे लिए बहुत सामान आता है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।